नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व की राजनीति की किताब का अध्याय 4 सत्ता के समकालीन केंद्र। और सत्ता के समकालीन केंद्र में आज हमारा लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 है। और आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। किसकी बात करने जा रहे हैं? चीनी अर्थव्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ोसी देश जो कि गुपचुप में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और एक ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ काफी हद तक हमारा व्यापार होता है, एक ऐसा पड़ोसी देश जिसके लिए बार बार में भारत में एक नारा चलता है, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। मैं बीच में शायद यूट्यूब पे या कहाँ पे शॉर्ट्स देख रहा था और ऐसा मुझे सुनने में मिला कि चाइना ने टी शर्ट्स बनाई और उन टी शर्ट्स पे लिखा बॉयकॉट चाइना, और वो टी शर्ट्स इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकी है। अब सोचिए कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करना है, और उसी चीज़ की, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके चाइना ने हमें वो सामान बेच दिए हैं। ठीक है, तो उसी चाइना की अर्थव्यवस्था की आज हम लोगों को बात करनी है, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा केंद्र नजर आ रहा है आज दुनिया में, जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर दे सकते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में जाना, फिर हमारे एशिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक आसियान के बारे में जाना, और आज दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में जाने पहचानने वाले देश चाइना की बात हम लोग करने जा रहे हैं। हम चीनी अर्थव्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। चीनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जीरो से लेकर करके एडवांस लेवल तक अपन लेकर के जाएंगे कि किस प्रकार से जो चीन बिल्कुल बुरी स्थिति में हुआ करता था, वो चीन किस प्रकार से एक हायर लेवल पे पहुंचा है, किस प्रकार से एक बड़े स्तर पर पहुंचा है। आज हम इसी चीन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और एक चीज हमें यह भी समझना जरूरी है कि बहुत सी बार ये नारे लगते हैं कि साहब चीन, चाइना का सामान बॉयकॉट होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए, एक बात आप इस चीज को समझिएगा कि पूरे विश्व में अगर शांति स्थापित कर सकता है, अगर पीस स्थापित कर सकता है, तो वो व्यापार स्थापित कर सकता है। अगर दो देशों के बीच में व्यापार बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बनी रहेगी? शांति बनी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार के पास रोज सामान खरीदता हूं। अब मान लीजिए चाहे वो दुकानदार मुझे कितना पसंद करता है या नहीं करता, ठीक है, या मैं उसको पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, वो मैटर नहीं, परंतु हमारे व्यापार के बीच के चक्कर में क्या है, हमारी जो लड़ाई है ना वो नहीं हो पाएगी। वो ये सोचेगा अरे अरे नहीं, मनीष सर मेरे से इतना सामान खरीदते हैं, मैं सोचता हूँ यार कभी बार छूट दे देता है, उधार भी रख लेता है, बढ़िया व्यक्ति है, चलने दो, कोई बात नहीं, इसमें 100 बुराइयां पर एक अच्छा है, तो अपने तो काम आ रहा है। तो व्यापार से हमेशा क्या संबंध जो है ना वो अच्छे बने रहते हैं। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, राष्ट्रों के बीच के संबंध की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि व्यापार होता रहता है तो दोनों देशों को फायदा होता है, दोनों से आयात निर्यात चलता रहता है, दोनों को फॉरेन करेंसी मिलती रहती है, बढ़िया चलता है और इससे शांति बनी रहती है। तो चलिए चीनी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। अब देखिए, चीनी अर्थव्यवस्था की अगर मैं एक बात करूं, अगर अपन ये कहे कि ये जो उपनिवेशवाद का शासन चला कि भैया अंग्रेजों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने आकर करके एशिया अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाया, इस दौर से पहले की अगर मैं बात करूं, 15वीं शताब्दी तक अगर मैं बात करूं, तो पूरी दुनिया में है ना जो वर्चस्व था वो चीन का और भारत का हुआ करता था। भारत और चीन का दोनों का, और दोनों का गजब सांस्कृतिक ऐतिहासिक आपको एक देखने को मिलेगा, व्यापार में दोनों का बहुत बड़े इतिहास देखने को मिलेगा। ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम भारत और चीन के संबंधों की चर्चा करेंगे। परंतु भारत का एक बहुत अच्छा जो है उसको हम लोगों को क्लियर करना है। तो चीनी जो अर्थव्यवस्था है, इस हमारे यहाँ पर आने से पहले जो चीनी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो बहुत मतलब मजबूत हुआ करती थी, बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। पूरी दुनिया पर भारत का और चीन का शासन हुआ करता था। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा भी होगा कि सिल्क रूट है जो है, रेशम का जो मार्ग है वो चाइना से होकर करके पूरे यूरोप सारी जगह तक पहुंचा करता था। तो चीन और भारत दोनों एक बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। परंतु जब जब यूरोपियंस यहाँ पर आए तो उन्होंने दोनों ही देशों को क्या कर दिया? खोखला कर दिया। उसके बाद 1949 से 1949 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ के नेता है माओ। जो माओ यहाँ के नेता है वो 1949 से लेकर के 1972 तक, लगभग 72 तक क्या है, यहाँ पर जो विचारधारा चलती है वो चलती है समाजवाद एवं साम्यवाद की। कौन सी चलती है? समाजवाद एवं साम्यवाद की विचारधारा चलती है। मतलब इस समय
चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है पूर्ण रूप से सोवियत संघ को, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा है और इस समय चाइना जो है वो पूरा का पूरा सोवियत संघ का सपोर्ट पे काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। परंतु 1972 आते आते तक थोड़ा बहुत सोवियत संघ के साथ चाइना के रिश्तों में खटास आ गई और चाइना को यह महसूस हो गया कि यार हम जितनी तरक्की हम लोगों को करनी चाहिए थी ना, उतनी तरक्की हम सोवियत मॉडल से नहीं कर पा रहे हैं और ये बिल्कुल हम पूरी दुनिया से एक अलग से होकर के पड़े हैं। ठीक है, नहीं साहब, मैं मेरे देश में मैं ही उत्पादन करूंगा, दूसरा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं। तो इन्होंने 1972 में आकर के क्या करा, अमेरिका के साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर लिए, अमेरिका के साथ संबंध बना लिया, अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली और अमेरिका के साथ दोस्ती करने के बाद 1978 से 1978 से यहां पर धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू हो जाते हैं। मतलब सोवियत संघ के साथ जो संबंध थे वो बेहतर तक थे, 72 तक थे, पर उसके बाद जो है अमेरिका के साथ आ जाता है और धीरे धीरे पूंजीवादी के रूप में परिवर्तित होता जाता है। तो यहां पे चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाइना पूरा परिवर्तन करता है, अपने आप को समाजवाद से पूंजीवाद पर लेकर के आ जाता है। पर देखिए, एक तरफ आपने शॉक थेरेपी पढ़ा था, शॉक थेरेपी में एक साथ सब कुछ बड़ा बदलाव करा गया था, परंतु यहां पे चाइना एक साथ सब कुछ नहीं करेगा, पहले धीरे धीरे थोड़े खेतों को निजीकरण में सौंपेगा, फिर धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत कंपनियां हैं उनको निजीकरण में सौंपेगा, फिर आखिरी के दौर में से आकर के वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति लेकर करके आएगा। इस प्रकार से उसने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को क्या है, ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का जो काम है वो बदलने का काम करा है और उसी बदलने के काम के परिवर्तन पे चाइना एक बड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। तो यहाँ पे समाजवाद से पूंजीवाद तो हो जाता है, परंतु अगर लोग राजनीतिक रूप में देखें तो कहीं ना कहीं आज भी जो है वहां पर साम्यवादी आपको देखने को मिलेगा, कम्युनिज्म ही देखने को मिलेगा। चाइना की साम्यवादी दल ही वहां की एक शासक पार्टी होती है, वही एकमात्र पार्टी है जो शासन करती है। तो उन्होंने आर्थिक रूप से तो अपने आप को बदल लिया कि समाजवाद से पूंजीवाद हो गए, परंतु राजनीतिक रूप से साम्यवाद के साम्यवाद ही रहे और इस आर्थिक रूप में इतनी ताकत चाइना में आ गई, वो इतने मजबूत बन गए चाइना कि आज कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर देने के लिए चाइना एक बड़ी शक्ति मानी जाती है। और इसी चाइना के बारे में हम कुछ तस्वीरों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर चाइना की पूरी कहानी को पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये चाइना की ग्रेट वॉल है, आप सभी ने जानते हो चाइना की ग्रेट वॉल के बारे में, और ये ड्रैगन दिखाया, जो ड्रैगन चाइना के लिए दर्शाया जाता है ना, तो ये ड्रैगन है, ये लगातार क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब लगातार चाइना क्या करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। चाइना लगातार अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता जा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है वो भी जानेंगे हम लोग। इसके बाद ये देखो, ये है माओ भैया, माओ की लाल किताब। मतलब माओ किस सब चीज का सपोर्टर था, समाजवाद और साम्यवाद का सपोर्टर था, तो इसलिए माओ की क्या है, लाल किताब है। हाँ भैया, लाल किताब क्या दर्शा रही है, साम्यवाद को, समाजवाद को दर्शा रही है और उसमें लिखा हुआ है ये वाला काम सरकार, ये वाला काम सरकार, ये वाला काम सरकार, सारे काम सरकार करेगी। और इधर हु की पूंजी प्रस्त लाल टाई, ये हु भैया है और इनकी पूंजी प्रस्त लाल टाई है। लाल टाई क्या दर्शा रही है, पूंजीवाद को दर्शा रही है। देखो सूट बूट टाई वाई, ठीक है, खूब पैसा अपने पास, तो एक तरफ यहाँ पे लाल डायरी है और एक तरफ लाल टाई है, ये समाजवाद साम्यवाद को दर्शा रही है, ये पूंजीवाद को दर्शा रही है। ठीक है, तो मतलब आप यहां पे ये देखिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है चाइना का, इस आप लोगों पे मत जाइए, व्यक्तियों पे मत जाइए, आप डायरी पे टाई पे मत जाइए, आप ये देखिए ये जो दर्शा रहा है, ये जो बदलाव हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको दर्शाया गया कि जब माओ का दौर था वो समाजवाद साम्यवाद को अपना रहे थे और उसके बाद जब पूंजीवाद बने तो बड़ा बदलाव वहां पे चाइना में देखने को मिलता है। दूसरी तस्वीर, तीसरी है, ये देखिए, ये अब चीन है। तो चीन में देखो आगे तो क्या है, जो राजनीतिक रूप है वो साम्यवाद है और पीछे डॉलर को दर्शाया है तो ये क्या है, पूंजीवाद है। और चीन दोनों पर बैठा हुआ है। चीन एक तरफ डॉलर मतलब राजनीतिक रूप में अपने आप को साम्यवादी मान करके चलता है और पूंजीवादी रूप में डॉलर के रूप में चलता है। ये चाइना की है। तो चलिए अब अपन लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। तो देखो अभी तक अपन लोगों ने जो बात करी वो अपन से थोड़े दूर दूर वालों की बात करी। एक तो बहुत दूर था यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ की बात करी कि 27 राष्ट्रों का गजब का राष्ट्रकुल एक संगठन हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें एक बड़ी एकता के रूप में हमें देखने को मिलता है कि उनकी करेंसी एक है, उनमें विदेशी नीति, सुरक्षा नीतियां एक है। एक बड़ी शक्ति जो है जो कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए खड़ी हुई है और वही शक्ति को अमेरिका ने कभी खड़ा करा था मार्शल प्लान के नाम से। दूसरा हमने बात करी आसियान की, बात करी आसियान के ऐसे देश जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भी जुड़े हुए होते हैं, परंतु उनको नहीं लगता कि हम गुटनिरपेक्षता आंदोलन से जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हासिल कर पाएंगे। इसलिए 5 देशों ने मिलकर के 1967 में आसियान की स्थापना करी, फिर 5 देश और मिल गए और टोटल 10 देशों ने
आसियान अभी बना रखा है और आसियान हमारा एशिया का एक सबसे बड़े संगठन और बेहतर संगठनों में से एक है। चलिए अब हम बात करते हैं दुनिया का तीसरा शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र चीन, ठीक है, और जो कि हमारा पड़ोसी देश भी, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। और आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए कि चीन के साथ थोड़ी सी हमारी नोकझोंक रही है। मैंने आप सभी को स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब पढ़ाई, और वो पहले इसलिए पढ़ाई जिससे कि आप सब कुछ भारत की जो स्थिति है उसको समझ जाओ। आप सभी को पता है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। युद्ध होने के दो कारण थे, एक तो सीमा का विवाद था कि भैया हमारी जो बाउंड्री टेरिटरी है, सीमा विवाद दो जगह था, एक अरुणाचल प्रदेश में नेफा को लेकर करके और एक अक्षय चीन लद्दाख में, दो जगह आक्रमण हुआ। और एक दूसरा कारण था कि हमने जो तिब्बत के शरणार्थी है उनको शरण दी थी यहाँ पर, तो इसलिए चाइना को यह लगा था कि साहब भारत हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए 1962 में चीन और भारत की लड़ाई होती है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क है चीन, ठीक है, तो उस पड़ोसी मुल्क के बारे में आज हम लोगों को जानना है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो 1978 के बाद, 1978 ही क्यों, Why 1978? उससे पहले का समय क्यों नहीं? क्योंकि 1978 के बाद ही जो चाइना है वो अपने आप को पूंजीवादी बनाता है। 1978 के बाद ही क्या है, चाइना अपने आप को पूंजीवादी बनाता है, और उससे पहले वो समाजवाद में रहता है, जहां पर हर चीज का जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में है। खेतों को सामूहिक रूप से सारे खेतों को जोड़ दिया गया और बोले सारा किसान इस पर मिलकर के काम करो, सारा जो गेहूं अनाज है वो सरकार को दे दो, सरकार बांटेगी। सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, प्राइवेट को नहीं था, बाहर की कंपनियों को आने नहीं दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ पूरा सोवियत मॉडल के अनुसार चाइना चल रहा था। परंतु चाइना की उतनी ग्रोथ, उतनी तरक्की चाइना की नहीं हो पा रही थी। पर 1972 में, 1972 में आकर करके अमेरिका के साथ दोस्ती करता है, अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाता है, और उसका नतीजा यह होता है कि 1978 में चाइना एक पूंजीवादी के रूप में अपनी शुरुआत कर देता है। और चीन जैसे ही पूंजीवादी बनता है, वहीं से बस उसके आर्थिक सफलता में एक महाशक्ति के रूप में उसका उदय हो जाता है। वो महाशक्ति एक सुपर पावर बनना वहां से शुरू कर देता है। मतलब आप एक ही चीज ये सोच समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक मॉडल में, इकोनॉमिक मॉडल में अगर हम लोग देखें तो जो पूंजीवादी विचारधारा है, कैपिटलिज्म जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं शायद ज्यादा ग्रोथ करने वाली विचारधारा है। यह आपको चीन का झंडा और उसके ऊपर दिखाया गया है कि लगातार जो चीन है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, चीन आगे बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल वैसे बढ़ रहा है जैसे टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अब देखिए, आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद, मतलब 1978 के बाद से 1978, उन्होंने आर्थिक सुधार कब करे, 1978 में। हमने आर्थिक सुधार कब करे, 1991 में। 1991 में जाकर करके हम एलपीजी की पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब में पढ़ा था, जो नई सहमतियां है उसमें से एक ये था कि 1991 के बाद जो आर्थिक नए सुधार आए हैं मनमोहन जी के द्वारा लेकर के आए गए, उन सुधारों को सबने स्वीकार करा था। तो ये 1978 में ही क्या है, नए सुधार लेकर के आए हैं, आर्थिक नीति लेकर के आए, और हम 91 में लेकर के आए थे। 1978 में शुरुआत के बाद चीन बहुत ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट जो ग्रोथ कहते हैं ना, बहुत तेजी से ग्रोथ चाइना कर रहा है। और माना जाता है कि 2040 तक, 2040 तक, 2020 नहीं, 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। यहां तक कि वो अमेरिका को भी क्या कर देगा, पीछे छोड़ देगा। मतलब आज सबसे बड़ी ताकत अगर आर्थिक रूप में है तो वो अमेरिका है, पर 2040 तक, 2040 तक जो है चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब देखिए चाइना क्या करता है, चाइना काफी देशों को लोन देता है कि पैसे ले लो, तुम अपना वहां विकास करो। चाइना ये भी करता है, किसी देश को बोलता है चलो आपके सड़क हम बनवा देंगे, आपके यहाँ पर ये काम हम करवा देंगे, आपके यहाँ पर बंदरगाह पतन जो है वो हम बनवा देंगे, एयरपोर्ट हम बनवा देंगे। ऐसा काम चाइना करता है। पर क्या करता है, जैसे आस पड़ोस के जो देश है, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, उन देशों में ये ऐसा काम करता है। और फिर वो जब नहीं चुका पाते हैं उसको उतना पैसा, तो वो क्या कर लेता है, वो वाला एरिया अपने अंडर में कर लेता है। तो ये जो चाइना की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो नीति है ना, वो साम्राज्यवाद वाली नीति है, अपना फैलाव करने वाली नीति है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वैसे डिप्लोमेसी में सब कुछ चलता है, परंतु आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो इंडिया के चाइना के ठीक ठाक है, ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अच्छाई बुराइयां ये दोनों चलती है। परंतु चाइना की पूरी कोशिश है कि वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि पूरे एशिया में
पूरे एशिया में अगर कोई सबसे बड़ा ताकतवर देश है तो वो इंडिया ही है जो चाइना को डिफीट कर सकता है। बाकी और किसी में दम नहीं इतना कि वो चाइना को डिफीट कर सकते हैं, इंडिया में है, क्योंकि इंडिया के पास मानव संसाधन बहुत है। आज सबसे ज्यादा बड़ी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भारत के, चाइना से भी ज्यादा जनसंख्या आज हमारी है। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, पर आज जो हमारी युवा जनसंख्या है वो सच में बहुत गलत रास्तों पे जा चुकी है, गलत शौक में, गलत लतों में वो पड़ चुकी है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। इस मामले में मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ करता हूं। मैं गजब की तारीफ करता हूं कि वो व्यक्ति इतनी उम्र में आकर के भी बिल्कुल फिट है, ठीक है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई गलत वो नहीं है, और सुबह उठते हैं, अपने योग करते हैं और करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे उस चीज की मैं तारीफ करता हूं। मैं पार्टी के तौर पे, नेता के तौर पे उस पर नहीं कर रहा हूं कि भाई अपन बीजेपी सपोर्टर, ऐसा नहीं है। मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि अपन किसी के सपोर्टर नहीं, पर इस चीज में बहुत अच्छी बात, जहां आज एक तरफ युवा गलत चीजों पर जा रहा है, पर वहीं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, इतनी एज में है, वो इतना काम करते हैं, इतने योगा करके अपने को फिट रखते हैं, वो एक अच्छी बात है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा मानव संसाधन है, इस बात से चाइना डरता है। चाइना को पता है कि इंडिया वाले, भैया अमेरिका कहता है कि अगर इंडिया वाले जिस दिन अमेरिका को छोड़ करके चले गए ना, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। जितने भी इंडियंस वहां बैठे ना, अगर वो सारे इंडिया वापस आ गए ना, तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात चाइना को पता है कि गजब का टैलेंट इंडिया वालों में, इसलिए इंडिया ही क्या कर सकता है, हमें पछाड़ सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। बाकी आप सब देखो, चीन बूढ़ा होता जा रहा है, डे बाय डे चीन बूढ़ा होता जा रहा है। यंग जनरेशन बिल्कुल कम, उनके बच्चे ही नहीं हो रहे वहां पर। पहले बीच में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी ला करके रोक लगा दी, एक ही बच्चा करोगे, फिर हटाया, बोला नहीं। जापान की भी यही स्थिति चल रही है। यहां पर सरकार जनसंख्या रोकने के लिए पैसे दे रही है, वहां पर सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैसा दे रही है। अरे लो भाई, जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो कब तक ये बूढ़े बुजुर्ग काम करते रहेंगे बेचारे। ये स्थिति है। तो उनको पता है भारत बड़ी ताकत है, भारत बड़ी शक्ति बन सकता है। भारत के लोगों की देशभक्ति, भारत के लोगों का काम के प्रति अपना कर्तव्य गजब का है। तो इसलिए भारत को कमजोर करना जरूरी है, ऐसा चाइना सोचता है। इसलिए चाइना क्या करता है, इधर से पाकिस्तान को पूरी फंडिंग करता है, पाकिस्तान को फंडिंग करता है, आतंकवाद वाली जो गतिविधियां उनको बढ़ावा देता है, ठीक है। श्रीलंका को वो कब्जे में करने की कोशिश पे लगा हुआ है, नेपाल भूटान को साथ लेने की कोशिश में लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ वो बीच बीच में जा जाकर के ट्रीटियां करता है, संधियां करता है। वो कहीं ना कहीं तीनों चारों तरफ से क्या है, भारत को घेरने की कोशिश में। पर उसको पता नहीं भैया, भारत जिस दिन आएगा ये सब उन्हीं के भारत के ही साथी हैं, ठीक है। ये सब पहले पूरा भारत ही हुआ करते थे, पूरा एक उपमहाद्वीप भारत को कहा जाता था, ठीक है ना। तो इसलिए भारत को घेर लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो पर चाइना की थोड़ी सी जो नीतियां हैं वो इस प्रकार की गलत है, साम्राज्यवाद वाली नीति है। तिब्बत को अपने कब्जे में लेना चाहता है, अब ताइवान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, ये सब उसके मामले हैं। पर फिर भी जो उसकी आर्थिक तरक्की है वो इस प्रकार से कि वो 2040 तक आता है, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है, और इस कारण क्षेत्रीय मामलों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। देखो, अब आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्क जो है उनके जुड़ाव के साथ, ठीक है, तो चीन पूर्व एशिया का, ठीक है, जो पूर्व एशिया है उसके विकास का इंजन बन चुका है कि भाई जो पूर्व एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, उसके विकास का इंजन है। मतलब जो सारी की सारी भागदौड़ संभाल रखी है वो चाइना ने संभाल रखी है, और चाइना सबको फंड कर कर दे करके वहां का विकास कर रहा है। इसलिए उन क्षेत्र के मामलों में उसका प्रभाव, चाइना का प्रभाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब देखिए, चाइना के पास विशाल आबादी है, इंडिया के पास सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वो चाइना की है, बहुत बड़ी आबादी चाइना के पास है, मतलब मानव संसाधन जो है चाइना का वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब जमीन बहुत है, बहुत एरिया इनके पास है। संसाधन इनके पास खूब है, अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है, खनिज, तेल, अलग अलग जो प्रकार की जो चीजें हैं वो वहां मिल जाएगी। क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव है, और क्षेत्र की जो लोकेशन है वो भी अच्छी है और राजनीतिक प्रभाव भी है। इस सब के कारण ही क्या, आर्थिक वृद्धि तेजी से होने में चीन को काफी बड़ी मदद मिली है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ के आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी। अब 1949 में माओ वहां के लीडर हैं,
और 1949 में माओ का नेतृत्व में वहां पर साम्यवादी क्रांति हुई। उसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है और कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया जाता है? सोवियत संघ का आर्थिक मॉडल अपनाया जाता है, क्योंकि साम्यवादी समाजवादी क्रांति है, मतलब समाजवाद साम्यवाद के कट्टर समर्थक हैं, और कट्टर समर्थक है तो कट्टर समर्थक कौन है? सोवियत संघ है, तो उसका सपोर्ट लेना जरूरी था। तो सोवियत संघ की जो विचारधारा होती है वही विचारधारा यहाँ पे 1949 से चाइना अपने देश में भी लागू कर लेता है, ठीक है। और साम्यवाद समाजवाद अपनाने के बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो चाइना का ग्राफ है वो नीचे ही जा रहा था, ठीक है। चाइना अगर यहां था तो डाउन ही गया, ऊपर नहीं गया, तो इसलिए चाइना को लगा कि साहब मॉडल अच्छा नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। देखो, अब आर्थिक रूप से पिछड़ा साम्यवादी चीन, अब देखो चीन पिछड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो यूरोपियंस आए उन्होंने शोषण करा और करा, ठीक है। तो अब चीन जो है वो पिछड़ चुका है और अब साम्यवाद की नीति चीन ने अपना ली है। अब जो साम्यवाद का मतलब समाजवाद, साम्यवाद का मतलब तो ये है कि सारा का सारा जो कंट्रोल करेगी वो सरकार करेगी, बाहर से किसी कंपनी को आप अलाउ नहीं करोगे, देश का कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति होगा आप उसको अलाउ नहीं करोगे, जो सारा का सारा काम करना है वो सरकार को करना है, और जो देश के अंदर संसाधन है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। क्योंकि बाहर से तो अगर आप कंपनियों को अलाउ कर देते तो क्या होता कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ जाती, वो अपने कुछ संसाधन लेकर के आ जाती, पर अब तो जो आपके पास है बस आप उसी से ही आपको देश का विकास करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभार थोड़ी बहुत जो मदद है वो सोवियत संघ से मिल जाया करती थी, पर सोवियत संघ किस किस की मदद करे? सोवियत संघ खुद 15 राष्ट्रों से मिलकर के संगठन बना हुआ है, तो उसमें जो मध्य एशिया वाले देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी 5 देशों की बहुत मदद वो करता था, ठीक है। यूरोपियन की जो कंट्री थी उनकी मदद करता था, क्यूबा जैसे 2 देश थे उनकी मदद करता था, वियतनाम तक की वो मदद पहुंचा रहा, चीन को भी अब मदद करो। बेचारा कहां से पैसा आएगा सोवियत संघ के पास? सोवियत संघ बोलता होगा हाँ भाई आओ, आ जाओ, सारे आ जाओ, यहाँ पे पेड़ लगा रखा हमने, आओ आओ तोड़ करके देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, आ जाते हो हर बार से, सोवियत भैया हमने आपका साथ दिया है, प्लीज सपोर्ट करो सपोर्ट करो। सोवियत संघ भी सोचता होगा यार तुम लोगों का साथ लेकर के गलती कर दी, हाँ यार क्या थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाओ, कुछ तो करो यार, ऐसे बिल्कुल आप लोग तो सारे के सारे देश में मुझ पर निर्भर हो गए हो। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। क्योंकि इसके पास विदेशी बाजार से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। अब देखिए हर चीज को समझिएगा। सबसे पहले इसने विकास का जो मॉडल है उसमें खेती से पूंजी निकाल करके सरकारी नियंत्रण में जो बड़े उद्योग है उस पर लगाना शुरू कर दिया। देखो चाइना की जो खेती बाड़ी है वो ज्यादा थी, अच्छा खासा सरप्लस वहां पर हो रहा था, अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो रहा था, तो सरकार ने क्या करा, वहां से जो पैसा है वो निकाल करके क्या करना शुरू कर दिया, वो लगाना शुरू कर दिया कि हम बड़े बड़े उद्योग खोलेंगे, और वो उद्योग किसके कंट्रोल में रहेंगे, सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। मतलब चाइनीज इकोनॉमी का, चाइनीज सरकार का उस समय यह मानना था कि हम एग्रीकल्चर से जो भी पैसा मिलता है या एग्रीकल्चर पे कम खर्चा कर करके हम जो ज्यादा खर्चा करें वो किस पे करें, बड़े बड़े उद्योगों पे करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएं। उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे क्या होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा और हमारे देश की जो आवश्यकता है, हमारे देश की जो जरूरतें हैं वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए खेती से पूंजी निकाल करके, पैसा निकाल करके कहां लगाया, बड़े उद्योगों में लगाया। और उनको कौन कंट्रोल करेगा, सरकार नियंत्रण करेगी, सरकार कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि आप समाजवाद साम्यवाद को अपना रहे हो जहां पर सरकार ही कंट्रोल करती है। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब देखो इनको जो भी पैसा, जो भी पूंजी था वो अपने देश से ही यूज करना था, या थोड़ी बहुत कभी कभार सोवियत संघ मदद कर दिया करता था। अब बाहर से अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, बाहर से कोई नई मशीन खरीदनी है, बाहर से कोई नया कुछ खरीदना है, अब उसके लिए क्या चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, और फॉरेन करेंसी इनके पास है नहीं। फॉरेन करेंसी कहां से आएगी, और फॉरेन करेंसी में भी जो मेन हुआ करती है वो डॉलर होती है। और डॉलर कहां से आएगा, कैसे आएगा डॉलर? डॉलर 2 तरीके से आता है। पहली बात तो जब आप अपना सामान निर्यात करो, आप जब दूसरे देशों को सामान बेचो वो आपको डॉलर देंगे, तब आपके पास डॉलर आएगा। दूसरी बात, जब बाहर से आप कंपनियों को बोला आओ 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 हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, बोला आगे ये लो भैया फैक्ट्री लगानी, हमें फैक्ट्री लगानी, फैक्ट्री लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, अब वो 1 करोड़ डॉलर लेकर के आएगा। जैसे इंडिया में आज कोई कंपनी आती है वो 1 करोड़ डॉलर लेकर के आते हैं, डॉलर लेकर के, उस डॉलर के बदले में 1 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया, इंडिया के पास डॉलर आ गया, मतलब फॉरेन करेंसी हो गई।
तो ऐसे चाइना के पास भी नहीं थी, क्योंकि वो बाहर से तो कंपनी को बुला ही नहीं रहा था। बाहर दुनिया को बेचने के लिए सामान था नहीं, तो विदेशी मुद्रा आए तो आए कहां से? और जब विदेशी मुद्रा नहीं है तो आप दूसरे देशों से कैसे कोई मशीन या कोई भी सामान कैसे खरीद सकते हो? तो यहां पर चाइना ने अपना खेती से पूंजी निकाल करके उद्योगों पे लगाया, वो भी सरकारी कंट्रोल वाले। दूसरा, इनके पास नई तकनीक सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, और इसलिए चीन ने जो सामान वो आयात करता था, जो सामान वो थोड़े बहुत पैसे थे, विदेशी मुद्रा थी, उसे जो सामान आयात करता था, उन आयातों की जगह उसने क्या करा, धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू कर दिया कि भाई सबसे पहले एटलीस्ट वो सामान बनाओ जो हमारे देश के लोगों को जरूरत होती है, वो यहीं बन जाए, वो हमें बाहर से मंगवाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ये आपको अलग अलग जो विदेशी मुद्रा है उनकी तस्वीरें दिखाई हैं। ये यूरो है, ये डॉलर है। ओके, इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़े करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर दिया। देखिए, अब इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर, अभूतपूर्व स्तर, देखिए मैं क्या कहता हूं, हिंदी के हर शब्द का बहुत अच्छा अर्थ होता है। भूतपूर्व, भूत मतलब भूतकाल कहते हैं, ठीक है, तो भूत मतलब इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ। भूतपूर्व मतलब इससे पहले का, और अभूतपूर्व मतलब इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ। उस स्तर का औद्योगिक ढांचा, यहां पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था चीन खड़ा करना चाहती थी। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि चीन यहां पर ऐसा औद्योगिक ढांचा खड़ा करना चाहती थी, ऐसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करनी चाहती थी जो कि इससे पहले कभी चाइना में खड़ी ना की गई हो, और उसके लिए उसने सारे के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया। मतलब औद्योगिक ढांचा बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग खड़े करने के लिए उसके पास जितने भी संसाधन थे, सारे के सारे संसाधन उसने उद्योगों में लगा दिए कि साहब हमें बड़े बड़े उद्योग बनाने हैं, और उद्योग भी सरकारी नियंत्रण वाले बनाने हैं, कंट्रोल वाले बनाने हैं। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया, और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अब देखिए, सभी नागरिकों को रोजगार देने का बात करी, क्योंकि ये बात आपने देखा कि सोवियत संघ भी करता था कि वह सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, शिक्षा सबको दी जाएंगी, जो महिलाएं जहां पर काम करेगी वहां पर बच्चों को रखने के लिए भी सुविधा दी जाएंगी। तो इस प्रकार के सभी नागरिकों को रोजगार, सामाजिक कल्याण की जो योजना है उन सबका लाभ देने के लिए, ठीक है, शिक्षित करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में चीन सभी विकसित देशों से आगे निकल गया। क्योंकि समाजवाद का ये तो एक अच्छा पॉइंट है कि वो वहां पर नागरिकों की हर जो आवश्यकता होती है उसका ध्यान रखता है, और सामाजिक कल्याण वाले जो लाभ होते हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो चीन ने भी वो काम करा है, परंतु यहां पे जो चीन है वो धीरे धीरे अंदर से खोखला होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास संसाधन बच नहीं रहे हैं। सारे के सारे संसाधनों कहां खर्च कर रहा है? उद्योगों पर खर्चा कर रहा है, और उसका संसाधन अब है नहीं। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी, और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। अब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था 5 से 6% बढ़ी, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हर साल 5 से 6% अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है। परंतु क्या हो रहा था? जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब जब ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो क्या हो रहा था कि जो संसाधन हमारे पास, जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, उसका फायदा नहीं मिल रहा था। भाई जैसे मैं फॉर एग्जांपल आज एक उदाहरण दूं कि भैया एक परिवार में 5 जने हैं और वो 10,000 कमा रहा है। एक परिवार में 5 जने हैं और वो 10,000 कमा रहा है, और कल को उसकी सैलरी 15,000 हो गई, और आज यहाँ पे जो व्यक्ति है वो 10 हो गए। अब आप बोलोगे वाह यार, 10,000 से 15,000, 5,000 बढ़ गए। अरे पर आदमी भी तो 5 बढ़ गए ना। तो इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ जाएगी ना, तो फिर वो क्या है, जो संसाधन हमारे पास है वो भी क्या है, और भी कम पड़ने लग जाएंगे। यही हालात यहां पर चाइना की हुई। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अब जो खेती की पैदावार है वो इतना अधिशेष का मतलब क्या होता है? सरप्लस, इतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू, इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दे पाती थी कि जिससे कि उद्योगों की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। मतलब उद्योगों में जितना पैसा लगाना है उतना पैसा हमें खेती से नहीं मिल पा रहा था। मतलब खेती भी इतना सरप्लस नहीं दे पा रही थी जिससे कि हम उसका यूज उद्योगों में कर सके। यहाँ पे खेती की तस्वीर दर्शाई गई है। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। तो देखिए, अब औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। जितना चाइना चाहता था कि औद्योगिक उत्पादन बढ़े, उतना नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों नहीं बढ़ पा रहा था? क्योंकि उनको जो पूंजी लगानी थी वो पूंजी खेती से आ रही थी, और खेती इतना अधिशेष नहीं दे पा रही थी कि उद्योगों की पूरी आवश्यकता, उनकी जरूरत पूरी करी जा सके। तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा था।
विदेश व्यापार न के बराबर था। व्यापार कर किसके साथ रहे थे? इनकी खुद की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो दूसरे देश को बेचेंगे, दूसरे देश से खरीदेंगे। व्यापार का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। विदेश व्यापार का मतलब क्या होता है? दो देशों के बीच में लेन देन करना, ये विदेश व्यापार है। तो इनकी खुद की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो फिर दूसरों को कैसे बेचेंगे? और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, जो हर एक एक इंडिविजुअल की जो इनकम थी वो बहुत कम थी। और इनकम कम है इसका मतलब क्या है कि जीवन स्तर जो है, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो भी क्या है बच्चों? कम है। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। अब 1970 का दशक आता है, ठीक है, 70 से 80 का जो दौर होता है उसमें कुछ बड़े नीतिगत, कुछ पॉलिसी वाले चेंजेस जो है, डिसीजन लिए, कुछ बड़े डिसीजन अब चीनी सरकार यहाँ पे लेने जा रही है। और बस यही जो डिसीजन है वो सब कुछ बदल देगा, ठीक है। चाइना को बिल्कुल फर्श से उठाकर अर्श पे जो ले जाने का सफर है वो यहीं से चाइना का शुरू होता है। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। तो अभी तक चाइना क्या एकांत में था कि नहीं नहीं साहब हम तो किसी के साथ संबंध नहीं रखेंगे, नहीं नहीं साहब हमें तो किसी कंपनी को बुलाना नहीं। जो अभी तक ये एकांत में था, बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था चाइना, अब उसने उस एकांतवास को खत्म कर दिया। उसने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए, अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। और अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मतलब था कि कहीं ना कहीं वो पूंजीवादी हो गए हैं। तो अमेरिका से संबंध बना करके अपना राजनीतिक और अपना आर्थिक जो एकांतवास था उसको खत्म कर दिया कि हम पॉलिटिकली हम अलग हैं, हम आर्थिक रूप से अलग हैं। अमेरिका ने बोला अलग कैसे हो, हम है ना, अपन सब अब हम आपके विकास में भी योगदान देंगे। तो अब यहां से धीरे धीरे चाइना इकोनॉमी में पूंजीवाद होना शुरू हो जाएगा। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे हैं। वेरी इंपोर्टेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। 1973 में वहां के जो नेता है चाओ एन लाई, क्या नाम है? चाओ एन लाई, चाओ एन लाई, चाओ एन लाई। उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। भाई मॉडर्न होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आज मैं एक कीपैड फोन चलाता हूं, जो कीपैड वाला फोन आता है ना, टुक 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 वाला, वो वाला फोन चलाता हूं, तो लोग क्या कहेंगे, यार मॉडर्न फोन लो। मॉडर्न फोन का मतलब क्या है? स्मार्ट वाला, जो ऐसे टच वाले जो चलते हैं, जैसे अभी है मेरे पास, ठीक है ना, तो स्मार्टफोन लो। तो वो मॉडर्नाइजेशन क्या है कि मॉडर्न नई नई टेक्नोलॉजी का, नई तकनीक का इस्तेमाल करना है। तो किन किन चीजों में करना है? कृषि में। यहां पे चाओ एन लाई एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि 4 जगह में क्या है मॉडर्नाइजेशन करना है। एक तो कृषि में, मतलब कृषि में हम नई नई मशीनें, नए नए प्रकार के जो इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल करें, जिससे कृषि क्या होगी, कृषि अगर बढ़ेगी तो वहां से अधिशेष बढ़ेगा, और अधिशेष बढ़ेगा तो हम उसका उद्योगों में इस्तेमाल कर लेंगे। और दूसरा, उद्योगों में भी हमें नई नई क्या लेकर के आनी है? टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है। सेना को मजबूत बना करके रखना है, ठीक है, कोई हमें आंख ना दिखा पाए, इसलिए सेना को क्या है? मजबूत रखना। और सेना में भी नई नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और विज्ञान प्रौद्योगिकी, और हमें साइंस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना है। इन 4 चीजों में मॉडर्न होना हम लोगों को, यहाँ का जो तस्वीर है वो साइंस टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। 1978 में तत्कालीन नेता देंगे श्योपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा करी। अब देखिए, आप घटनाक्रम को समझिएगा, क्रोनोलॉजी समझने की शुरुआत करी। 1972 में अमेरिका आता है, चाइना में अमेरिका आया, दोस्ती हुई, ठीक है, थोड़ी बहुत बातें हुई, मीठी मीठी बातें हुई। जैसे ही मीठी मीठी बातें हुई, मतलब अमेरिका क्या कर गया? काला जादू कर गया चाइना पे। जाओ जाओ, समाजवाद, साम्यवाद काम करनी है चीन भैया, समझो विकास तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद से ही हो सकता है। और फिर जाता जाता वो और काला जादू करके चला गया। ठीक है चाइना में चलता हूँ, याद रखना जो मैंने बोला है। और ठीक है अमेरिका भैया, ओके ओके ओके, चलो बाय बाय बाय। फिर धीरे धीरे अमेरिका की बात का असर होना शुरू हुआ। हाँ यार, समाजवाद साम्यवाद से विकास नहीं हो सकता, पूंजीवाद को ही अपनाना पड़ेगा। फिर 1973 में चाओ एन लाई मॉडर्नाइजेशन के प्रस्ताव रखते हैं, और 1978 में 1978 में जो नेता है देंगे श्योपिंग ने क्या करा? आर्थिक सुधार की, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म, नए सुधार होंगे, और खुले द्वार की नीति कि अब जो चाइना का द्वार है वो सबके लिए खुल चुका है। जैसे हमने 1991 में हमारे द्वार खोले थे कि हाँ भैया बाहर की कंपनी आओ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, बाहर की कंपनियां सामान बेचो, यहाँ का सामान खरीदो। अब हमने क्या कर दिया है? द्वार खोल दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो गेट बंद रहता है हमारा, ठीक है, फिर कोई आता है वो घंटी वंटी बजाता है। अब
अब मान लो कोई अनजान खड़ा है तो आप गेट नहीं खोलोगे ना, नहीं नहीं चलो वापस जाओ वापस जाओ। पर कोई रिश्तेदार जान पहचान वाला आया तो आप क्या कर दोगे, गेट खोल दोगे। तो अभी भी देखो कंट्रोल तो सरकारों के हाथ में ही रहेगा कि किसकी कंपनी को यहां पर परमिशन देनी है, किसकी कंपनी को यहां परमिशन नहीं देनी है। तो गेट की जो लॉक करना है वो तो सरकार के हाथ में ही है, नहीं नहीं आपको यहां नहीं, पर ओपन कर दिया कि हाँ बुला रहे हैं अभी हम, आओ। जिसका प्रपोजल इंडिया सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, या जो यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, उनके लिए अवेलेबल है। तो खुले द्वार की नीति हो चुकी है, कब आई है, 1978 में। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया है। तो अब 1978 से पूर्ण तरीके से समाजवाद से हटकर कर करके पूंजीवाद की तरफ आ गया है। अब क्या है, विदेशी पूंजी, मतलब विदेश की जो कंपनियां हैं, विदेश की जो सरकार है, वो यहां पे चाइना में पूंजी लगाएगी, चाइना में पैसा लगाएगी। ठीक है कि साहब हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम पैसा लगाएंगे, बस आप उत्पादन करने की परमिशन हम दे दीजिए, यहाँ पे प्रोडक्शन करने की परमिशन दे दीजिए। नई टेक्नोलॉजी वो लेकर के आएंगे और इन सबके निवेश से क्या होगा, उच्चतर विकास होगा, हाई लेवल का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। यहां पे क्या अपना ली गई, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, वही बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है। इसको चीन ने अब अपना लिया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। देखो चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल नहीं करा। शॉक थेरेपी तो बिल्कुल क्या था कि एक साथ बदलाव था, एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन था, जो तो होती 1990 के बाद है। पर यहां पर चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला है, मतलब धीरे धीरे धीरे। पहले खेती को थोड़ा थोड़ा निजीकरण करा है, फिर उद्योगों पर थोड़ा ध्यान दिया है। ऐसे एक एक चीज करते करते सरकार ने धीरे 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 अपना कंट्रोल छोड़ा है। एक साथ पूरा जो कंट्रोल है वो पूरा कंट्रोल नहीं छोड़ा। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो यह समझो, 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया। अब जैसे जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में कर रखा था कि भैया सामूहिक खेती करोगे, सारे किसानों के खेत मिला दिए जाएंगे, वहां पे उत्पादन होगा और सरकार ले लेगी। तो इसी प्रकार से चाइना ने भी कर रखा था। पर अब धीरे धीरे क्या कर दिया, खेत वापिस लोगों को बांट दिए, खेतों का निजीकरण कर दिया। मतलब एक एक निजी, एक एक इंडिविजुअल को, प्राइवेट व्यक्ति को क्या है, खेत दे देगा, ये तेरा खेत, ये तेरा खेत, आपने अपने हिसाब से जो उत्पादन करना है वो उत्पादन करिए। तो खेतों का निजीकरण 1982 में हुआ। देखिए धीरे धीरे कर रहा है चाइना, सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा जैसा शॉक थेरेपी में हुआ था। तो 1982 में खेती का निजीकरण किया गया धीरे धीरे। उसके बाद देखिए 1998 में, 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया। तो देखो आप सभी को होता है व्यापार अवरोधक क्या होते हैं। व्यापार अवरोधकों का मतलब होता है बेटा कि सरकार व्यापार पे कुछ अवरोधक, कुछ रोक लगा देती है। और रोक दो प्रकार से लगती है। एक आयात शुल्क होता है कि बाहर से कोई सामान आएगा, उस पर सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देगी। इसका मतलब क्या है, वो महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, वापस चला जाएगा। या सरकार एक कोटा फिक्स कर देती है। कोटा फिक्स करने का मतलब है कि भाई हम इतना ही सामान इस देश से खरीदेंगे, ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा व्यापार अवरोधक में क्या होता है कि अगर कोई बाहर की कंपनी यहां पर आती है और सरकार चाहती नहीं साहब इस कंपनी के साथ व्यापार नहीं करना है, खूब टैक्स मांगेगी, उनको जमीन देगी तो बहुत महंगी जमीन यहां पर बेचेगी, इस प्रकार से। तो पर यहां पर क्या है, चाइना सरकार ने व्यापार अवरोधक को हटाया, पर पूरे देश में नहीं हटाया, सिर्फ और सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में। इसी को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है बेटा, चाइना का कुछ एरिया को ऐसा एरिया घोषित कर दिया गया जहां पर बोला गया कि यहां पर अगर कोई फैक्ट्री लगेगी, यहां पर कोई कंपनी खुलेगी, तो वो बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं, बाहर से जो देश के उत्पादक आ रहे हैं, वो यहां पर अपनी कंपनी लगाएंगे। मतलब वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक जोन बनाया गया और वहां पर जितना भी उत्पादन होगा, चाहे देश की कंपनी करे चाहे विदेश की कंपनी करे, कोई भी करे, वो सारा का सारा उत्पादन क्या होगा, दुनिया में बेचने के लिए करा जाएगा। दुनिया में बेचने के लिए करा जाएगा, जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी और जो चाइना है उसकी स्थिति सुधरेगी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में से सभी अवरोधकों को धीरे धीरे हटा दिया गया, जहां पर विदेशी निवेशक क्या कर सकते हैं, अपने उद्यम, अपने बिजनेस, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र चाइना के वो क्षेत्र हैं जहां पर विदेश निवेशक अपने फैक्ट्री, अपने उद्योग लगा रहे हैं और वहां पर जो सारे वस्तुओं का उत्पादन होगा वो जनरली बेचने के लिए ही करा जाएगा। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। तो नई आर्थिक नीतियों के कारण अब चीन को थोड़ा सा उबरने में मदद मिली है, सुधार आया है।
कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। अब कृषि का निजीकरण हुआ तो कृषि उत्पादों में भी बढ़ोतरी हुई, अलग अलग प्रकार के उत्पाद उगाना शुरू हुए और ग्रामीण जो आय है वहां में भी बढ़ोतरी होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। अब देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि लोगों की खेती बाड़ी से आय बढ़ना शुरू हुई, आय बढ़ी। देखो अब इनकम का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, y = c + s और ये i। y मतलब क्या होता है बेटा, आय, इनकम, और इनकम हम दो जगह ही खर्च करते हैं। c फॉर कंजप्शन मतलब उपभोग, जिन वस्तुओं का हमें जरूरत होती है उनका उपभोग कर लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो आज मेरी इनकम 10,000 है और मुझे खाने में पीने में जिनमें भी खर्चा होता है मेरा 8,000 का खर्चा हो जाता है, तो ये तो क्या हो गया, मेरा उपभोग हो गया। 2,000 रुपए क्या हो गए, बच गए, बचत हो गई। भाई हमारी जो भी इनकम आती है उसमें से हम दो ही काम करते हैं, या तो उनका इस्तेमाल कर लेते हैं पैसों का, नहीं तो उसको बचा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ग्रामीण आय बढ़ने लगी तो बचत बढ़ने लगी, लोगों की बचत बढ़ने लगी तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, निवेश करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे निवेश करते करते वहां पर गाँव में क्या उद्योग खुलना भी शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ कि खेतीबाड़ी का भी सुधार हुआ और बड़े बड़े उद्योग भी गाँव में भी स्थापित होने लगे। ये खेतीबाड़ी की तस्वीर। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। उद्योग हो और कृषि हो, चाहे दोनों में ही जो है चाइना बड़ी तेजी से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यापार के जो नए कानून चाइना सरकार लेकर के आई, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए, तो इनके साथ क्या है, विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब आप देखिए धीरे धीरे एक एक चीजों को समझिए। समाजवाद में विदेश व्यापार न के बराबर था, यहाँ पे विदेश व्यापार में गजब की बढ़ोतरी हुई है। वहां पे प्रति व्यक्ति आय कम थी, अब यहाँ पे गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी प्रति व्यक्ति आय इतनी अच्छी हो गई है कि उनके पास खूब पैसों की बचत हो रही है। तो बदलाव देखिएगा समाजवाद से पूंजीवाद। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। अब देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है जब कोई बाहर से दूसरे देश से कोई कंपनी यहां पर आकर करके अपनी फैक्ट्री लगाती है, ध्यान दीजिएगा, अपनी फैक्ट्री लगाती है, मतलब एक बिल्डिंग खड़ी करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या फायदा होता है वो देखो। FDI से फायदा क्या है, जिस देश में लगाया जा रहा है उस देश को क्या फायदा है। सबसे पहला तो वहां पे लाखों लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अब बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो वो वहां के लोगों को तो लाएगी नहीं। जैसे आज चाइना में कोई बाहर से कंपनी आई तो वो चाइना के लोगों को ही तो रोजगार देगी, काम धंधा चाइना के लोगों को ही देगी, रोजगार बढ़ेगा। उसके अलावा हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जैसे जब वो वहां से आएगी, जैसे मान लीजिए आज कोई कंपनी इंडिया आ रही है, अब इंडिया में वो अपना फैक्ट्री खड़ा करेगी। अब फैक्ट्री खड़ा करेगी तो फैक्ट्री यहाँ के मजदूरों से ही बनवाएगी। अब मजदूरों से बनवाएगी तो मजदूर डॉलर थोड़ी जानते हैं, मजदूरों को तो रुपया चाहिए। अब रुपया चाहिए तो वो डॉलर जो लेकर के आई है वो बैंक में जाएगी, बैंक वालों को देगी और बोले भाई रुपया दो इसके बदले में, रुपया तो हमारे पास क्या आ गया, बहुत सारा डॉलर आ गया। तो विदेशी मुद्रा बढ़ जाती है, रोजगार लोगों को मिलता है। इसके अलावा हर सामान पे लिखा जाएगा मेड इन इंडिया, तो इससे क्या होगा, इंडिया का प्रचार प्रसार होगा कि भारत के अंदर बनाया गया सामान है। इसके अलावा हमारी जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो हमारा बहुत बढ़ जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक देश की सीमाओं के अंदर, ठीक है, हमारी जो पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री है, एक देश के अंदर एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका जो बाजार मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है ना, एक फैक्ट्री आई वो और उत्पादन कर रही, दूसरी फैक्ट्री और उत्पादन कर रही, उत्पादन बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ेगी ना भैया। रोजगार मिल रहा है, विदेशी मुद्रा आपके पास एक्स्ट्रा आ रही है, आपका प्रचार प्रसार हो रहा है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है। ये जो सारे के सारे फायदे हैं ये क्या होते हैं, एफडीआई से होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल सरकार का ही है, हाँ विदेशी कंपनी चलाओ पर सरकार का कंट्रोल रहेगा, देश की सरकार का। मजदूरों का शोषण नहीं होगा, उसके लिए कानून, इस कानून को मानना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव जो बाहर से जो कंपनी आ रही है उसको क्या फायदा, वो क्यों इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया में पैसा लगा रही है, चाइना में पैसा लगा रही है, अफ्रीका में पैसा लगा रही है, क्यों। तो देखो अब उनको क्या फायदा होता है, उनको पहली बात तो वो ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पर उनको श्रम सस्ता मिलता है।
मतलब काम करने वाले जो लोग हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। अब चाइना में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, तो बहुत सस्ते सस्ते में काम करने वाले लोग उनको मिल जाते हैं। काम सस्ते में करते हैं मतलब उनका खर्चा कम आता है तो वो पूरी दुनिया में सस्ते में बेचते हैं, तो और भी उनका फायदा हो जाता है कि भाई पूरे, जैसे मान लीजिए आज कोई कंपनी इंडिया में आकर के सामान बनाती है, मान लीजिए मोबाइल की एक कंपनी है, वो यहाँ सामान बना रही है, सस्ते में बन गया तो वो पूरी दुनिया में सस्ते में बेचेगी। दूसरी कोई कंपनी कहीं बना रही है, उतना उसका खर्चा ज्यादा तो वो महंगे में बेचेगी, तो अब अपन किसको खरीदेंगे? सस्ते वालों को खरीद लेंगे ना। श्रम यहाँ पे सस्ती है। इसके अलावा कहीं कहीं कुछ देशों में क्या है, छूट दी जाती है बेटा, ठीक है, सरकार कहती है आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आप टैक्स कम दे दीजिएगा, आप जो यहाँ पे जमीन हो, जमीन पे जो खर्चा आएगा वो खर्चा आप थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, तो इस प्रकार से उनको फायदा होता है, ठीक है, और यहाँ पर उनका उत्पादन होना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ से भी वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। और इंडिया और चाइना में तो कंपनियां इसलिए भी लगाना चाहती हैं क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो वो बेचने के लिए बनाई जाती है, और आज इंडिया में तो सबसे बड़ा मार्केट है यार, 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, मतलब आप जितना बनाओगे वो आप यहीं बेच करके चले जाओ, बहुत है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो मतलब आपको वहां उत्पादन करने के साथ साथ आपको खरीदने वाले लोग भी वहीं मिल जाए तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक देश से दूसरे देश में ले जाने का खर्चा ही बच जाएगा। कितना अच्छा ऑप्शन रहता है इन विदेशी कंपनियों के पास, इसलिए ये भारत में, चाइना में यहां पर आना चाहती है। तो पूरे विश्व में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बन गया। इससे चीन के पास खूब विदेशी मुद्रा आई, धीरे धीरे जो चीन की कंपनियां हैं वो भी पावरफुल बनना शुरू हुई, अब वो दूसरे देशों में जाकर करके उत्पादन कर रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम उठाया। तो 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। विश्व व्यापार संगठन बना कब था? 1995 में बना था। शामिल कब हुआ? चाइना कब शामिल हुआ? 2001 में हुआ। और विश्व व्यापार संगठन तो खुद यही काम करता है कि भैया हर देशों की अर्थव्यवस्था को खोलने का काम करता है कि व्यापार अवरोधक जो लगा रखे हैं हटाओ, कि नहीं साहब हम हमारे देश में हम ही उत्पादन करेंगे, दूसरी कंपनी नहीं आएगी, उसका नहीं खरीदेंगे, उसको नहीं बेचेंगे, इन सबको हटाने का काम करता है। तो ऐसे संगठन में चीन जुड़ गया तो चीन का एक और कदम दिखा दिया कि साहब हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को खोलने वाले हैं और जिसको भी आकर के उत्पादन करना है वहां करें और हमें भी अपने देशों में करने की इजाजत दे। यहाँ पे डॉलर को दर्शाया गया है। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मंचा रूप देने की है। अब जो चीन की योजना है वो विश्व आर्थिकी को, मतलब पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने तरीके से रूप देने की स्थिति में है। चाइना इतना ताकतवर अब हो चुका है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ लेकिन वहां हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। अब देखिए यह आप देख रहे हैं कि चीन का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत विकास हुआ, पर वहां पे सबको उसका फायदा नहीं मिला। कैसे नहीं मिला वो देखते हैं। चीन में बेरोजगारी बढ़ी, चीन में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में थे। देखिए जब समाजवाद था तो सबके पास रोजगार था, परंतु अब 10 करोड़ जो लोग हैं वो क्या है, रोजगार की तलाश में थे, क्योंकि सरकारों ने कहीं ना कहीं रोजगार कर दिए कम और वो सारा का सारा कंपनियों के हाथों में था। अब कंपनियां किसी को रखती, किसी को नहीं रखती, कम पेमेंट देती, कोई करता कोई नहीं करता, ठीक है। तो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब थे जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। अब महिलाओं का रोजगार और काम करने की जो स्थितियां जैसे यूरोप में थी 18वीं 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्यों खराब थी? क्योंकि औद्योगिकरण का दौर वहां पर चल रहा था। उद्योग थे तो उनमें 14-14 घंटे तक महिलाओं से पुरुषों से काम करवाया जाता था, कम पेमेंट दिया जाता था, तो उतने ही बुरे हालात अब चीन में हो चुके थे। इसके अलावा पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता। भ्रष्टाचार के बढ़ने के जैसे परिणाम सामने। भ्रष्टाचार बढ़ने के परिणाम क्यों है? क्योंकि वे प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको खोलने की परमिशन है तो अधिकारी पैसे खा रहा है, ठीक है, लाओ कंपनी खोलनी है तो ये कागज दिखाओ, ये करो, ये लाओ, इतना पैसा दो, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा था। तो गांव और शहर के बीच में फासला बढ़ता जा रहा था, शहर और विकसित होते जा रहे थे, गांव थोड़े पिछड़ते हुए जा रहे थे। तटीय और मुख्य भूमि, जो तट के पास, जो समुद्री इलाकों के पास रहते थे और जो मुख्य भूमि पर रहते थे, उनके बीच में भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि उसकी सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। परंतु देखिए ये थोड़े बहुत कुछ डीमेरिट्स हैं पूंजीवादी व्यवस्था की, बाकी सारे के सारे फायदे हैं। और इतने फायदे हुए कि चीन एक खुद बड़े स्तर की आर्थिक शक्ति बन चुका है और इसका लोहा मानने के लिए कोई मना नहीं कर सकता कि चीन आज एक बड़ी ताकत नहीं है, चीन बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। ये चाइना में तस्वीर आपको
चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। तो अर्थव्यवस्था के कारण बाहरी दुनिया से इतना गजब का रिलेशन चाइना का बन चुका है कि जापान, अमेरिका, आसियान, रूस सभी अपनी पुरानी दुश्मनी भुला चुके हैं, क्योंकि इतना आर्थिक रूप से ताकतवर हो गया। आज खूब बड़ा मतलब मजबूत देश है आर्थिक रूप से। शायद चाइना की आज 18% के अराउंड जीडीपी है बेटा, 20 या 22 अमेरिका की है और 18 चाइना की है। चाइना दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीडीपी में से एक है। मतलब पूरे देश में जितना भी उत्पादन, पूरे दुनिया में जितना उत्पादन होता है उसमें से 18% जो उत्पादन है वो चाइना कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है उनके पास, खूब पैसा खूब है। तो आर्थिक रूप से उन्होंने देखा तो भाई अब देखो, जिसके पास पैसा होता है वो आप उससे दुश्मनी मोल थोड़ी लोगे, कोई दुश्मनी होगी तो वो भी भुला दोगे। तो यहाँ पे जापान, अमेरिका, आसियान, रूस ने जो पहले की दुश्मनियां थी वो भी सब भुला करके चीन के साथ अब अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। तो ताइवान का मुद्दा है, ताइवान का भी वही मुद्दा है जो तिब्बत का था। ताइवान कहता नहीं साहब हम चीन के नहीं, चीन कहता नहीं हमारा है। तो ये भी उम्मीद है कि जल्दी मतभेद खत्म हो जाएगा और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जो है अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद करी है। तो 1997 में वित्तीय संकट आए और उस समय चाइना ने आसियान देशों की बहुत मदद करी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मदद करी है। तो इसलिए चाइना का उन पर भी काफी वर्चस्व, प्रभाव बढ़ जाता है। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नए विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। लातीनी अमेरिका मतलब जो दक्षिण अमेरिका देखिए, उत्तरी अमेरिका में तो जो अमेरिका देश है, कनाडा है, मैक्सिको है, ये तो बहुत अच्छे विकसित ताकतवर देश है। पर दक्षिण अमेरिका वाले इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो थोड़ा सा विकासशील ही देश है। तो वहाँ पर उन्होंने खूब पैसा खर्च करा। अफ्रीका में चाइना ने खूब निवेश करा। तो इससे ये देखने को मिला है कि विकासशील देशों पर भी चाइना का एक अच्छा प्रभाव है और चाइना विश्व शक्ति के रूप में वो उभरता जा रहा है। क्योंकि विश्व शक्ति कैसे, क्योंकि दूसरों की मदद कौन करता है, जो खुद ताकतवर होता है। तो चाइना एक ताकतवर, इसलिए दूसरी जगह जा करके निवेश कर करके उनको दर्शा रहे कि साहब देखिए हम ताकतवर हैं। ये चीन की कहानी है। और अब चाइना का इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है ये हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अब भी नेक्स्ट लेक्चर में इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हम लोग व्यापारिक संबंधों की चर्चा करेंगे। पर जो अगला हमारा चैप्टर आएगा, ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया वाला, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला, उसमें हम लोग भारत पाकिस्तान के संबंधों की, भारत नेपाल संबंधों की, भारत श्रीलंका संबंधों की, भारत चाइना संबंधों की, ऐसे अलग अलग जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके संबंधों की चर्चा करेंगे। तो उसमें एक बार फिर से हमें चाइना के बारे में विस्तार से जानने का अवसर जरूर मिलेगा। परंतु आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट, कोई दो राय, कोई मन में शंका हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहें। और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।